स्टार्ट करें। आपने क्या कर लिया, इसका बेसिक चैप्टर का कंप्लीट कर लिया और आज हम इसे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे चैप्टर को। तो क्या कर लिया था, एंड कहाँ पे किया था हमने, लिंगेट पे किया था, लिंगेट पे किया था। अब समझेंगे लिंगेट के टाइप। समझ में तो आ गया, ठीक है, दिक्कत तो नहीं आई किसी को कोई भी। अब पढ़ेंगे हम क्या, लिगैंड के प्रकार। लिगैंड के प्रकार दो टाइप से देखेंगे, ठीक है। एक तो देखेंगे आवेश के आधार पे, किसके, आवेश के आधार पे। तो अब देखना आप लोग को लिगैंड के प्रकार देखने, प्रकार, ठीक है। आपको ये तो पता है लिगैंड किसे कहते हैं, जो सी बात है, केंद्रीय, जो केंद्रीय परमाणु होता है उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, उसे तो बोलते हैं लिगैंड। अब मैंने बोला था ये कैसे हो सकते हैं, ये धनात्मक भी हो सकते हैं, ये ऋणात्मक भी हो सकते हैं और ये उदासीन भी हो सकते हैं। तो प्रकार देख रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, आवेश के आधार पर। किसके आधार पर देख रहे हैं, आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, आधार पर। और ध्यान रखना है इसमें आता क्या है, इसमें डेफिनेशन आती है, इस चैप्टर में क्या आता है, डेफिनेशन आती है। ज्यादा डायरेक्ट में तुम्हें जाना नहीं है, वैसे मैं जो भी है मैं तो डायरेक्ट मेथ से ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है छोटी छोटी, जैसे मैं बाई चांस कहीं पे किसी का डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कत आती है तो आप टेंशन मत लेना उसकी, सीसी मतलब डेफिनेशन आती है और एग्जाम्पल लिखने आते हैं, ठीक है। मैं तो सभी पढ़ाऊंगा सीसी अच्छे से। अब यहाँ पे देखो लिगैंड के प्रकार किससे देख रहे हैं, आवेश के आधार पर। तो एक हो सकते हैं हमारे धनात्मक, क्या हो सकते हैं, धनात्मक लिगैंड। कैसे हो सकते हैं, लिगैंड। एक तो हो सकते हैं धनात्मक लिगैंड और एक हो सकते हैं हमारे ऋणात्मक लिगैंड। क्या हो सकते हैं, ऋणात्मक लिगैंड, लिगैंड। और एक क्या हो सकते हैं, उदासीन लिगैंड, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, उदासीन लिगैंड, लिगैंड। अब देखो क्या है, समझ में आ गया। तुम्हें पता है कोई भी अणु या परमाणु या यौगिक आयन कितने टाइप का हो सकता है, ओनली तीन तरह का ही तो हो सकता है। अरे धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, उदासीन हो सकता है, इससे अलग तो वैसे भी नहीं हो सकता। यहां तक समझ आ गया। अगर आपको क्या लिखनी है, आपको लिखनी है इसकी डेफिनेशन, तो क्या लिखोगे, वह लिगैंड जिन पे क्या होता है, जैसे धनात्मक की लिखनी है तो आप लिख दोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखाऊंगा टाइम वेस्ट ही होगा, तो मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे धनात्मक लिगैंड तो आप लिख सकते हैं वह लिगैंड जिन पर धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे अगर लिखना है ऋणात्मक लिगैंड तो क्या लिखोगे, वह लिगैंड जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक लिगैंड कहलाते हैं। और ये उदासीन लिगैंड क्या है, वह लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, या ऐसे लिख सकते हैं वह लिगैंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उदासीन लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। अब क्या होगा आपको पता है, जैसे एग्जांपल आपकी बुक्स में दे रखे हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, लेकिन एक एक में करा दो। क्या एग्जांपल देखेंगे, धनात्मक लिगैंड। तो एक होता हमारा धनात्मक लिगैंड NO प्लस, ठीक है। एक होता है हमारा H3O प्लस। ऋणात्मक लिगैंड होता है हमारा CN माइनस और OH माइनस, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसके कर लो, और ज्यादा पूछता नहीं है, वो एग्जाम्पल ही तो पूछता है कि ऋणात्मक लिगैंड का एग्जाम्पल लिखिए, आप लिख सकते हैं उसका। तो दो एग्जाम्पल काफी है। और एक होता है हमारे पास H2O और CO, ठीक है ना। तो इतने आपको क्या करने हैं, इसके एग्जाम्पल करने हैं। आप थ्योरी इसकी लिख सकते हैं, सीधी बात है, मैंने बोल दिया, और इसके एग्जाम्पल ये कर लेना। अब इसे नोट करो, यहां तक समझ आ गया। आप करेंगे किसके अकॉर्डिंग किए हमने, अभी किया था लिगैंड के जो प्रकार थे वो थे आवेश के आधार पर। अब करेंगे हम इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु के आधार पर। किसके, इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब समझ लो, किसी में ऐसा होगा कि केवल एक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु होगा, किसी में दो होंगे, किसी में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, लिगैंड के प्रकार, लिगैंड के प्रकार अब काय पे देखने हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर का मीन्स होता है कौन किस लिगैंड में कितने इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन तो देते नहीं,
पूरा इलेक्ट्रॉन को क्या देते हैं, समूह देते हैं, ठीक है, युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको देखें हम, इसको देखें तो फर्स्ट होता है इसमें एक दंतुर, क्या होता है, एक दंतुर, और एक होता है इसमें द्विदंतुर, एक होता है इसमें बहुदंतुर, ठीक है, और एक होता है इसमें उभय दंतुर। क्या होता है, उभय दंतुर। अब यहां पे समझो, देखो यहां पे समझो, अगर लिगेंड ऐसा होगा कि उसके अंदर क्या होगा, केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा, देगा, तो उसे क्या बोलोगे, अरे नाम से पता नहीं चल रहा, एक का मीन्स एक, दंतुर का मीन्स देने वाला, सी बात है, तो इसमें एक ही देने वाला होगा इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पे क्या होगा, द्वि का मतलब दो, तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, बहु का मतलब बहुत सारे। अब क्या होगा, दो से ज्यादा जितने भी होंगे उसमें किस में डाल देंगे हम उसको, बहुदंतुर में, ठीक है ना, मोर देन टू जितने भी होंगे वो किस में डाल देंगे, बहुदंतुर में, और एक समझना उभय दंतुर साथ में इसके। अब देखो क्या होगा, एक दंतुर का मीन्स जिसमें केवल क्या होगा, एक ही परमाणु ऐसा होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो, देखो यहां पे क्या है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो लिगेंड होगा हमारा, लिगेंड होगा, उसमें केवल एक परमाणु ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा। क्या होगा, ओनली एक परमाणु ऐसा होगा। जैसे हमारे पास क्या H2O, H2O है ना, तो यहां पे आपको दिख रहा है कितने परमाणु, तीन, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन ओनली कौन देगा, ऑक्सीजन देगा, वो भी क्या एक नहीं देता है, पूरा युग्म देता है, जोड़ा देता है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या करेगा, यहां पे इस लिगेंड के अंदर दो ऐसे परमाणु होंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे हमारा होता है NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते, और कौन सा, मैंने आपको बताया था जिसके पास बॉन्ड बनाने के बाद लॉन्ग पेयर फ्री रहता है, क्या रहता है, लॉन्ग पेयर रहता है ना, लॉन्ग पेयर, वो लॉन्ग पेयर को क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। बात समझ आ गई, लॉन्ग पेयर फ्री का मीन समझ रहे हो, जैसे कार्बन है, कार्बन है ना, कार्बन जब चार बॉन्ड बनाता है तो बाह्य कोश के चारों इलेक्ट्रॉन किसमें बिजी हो जाते हैं, बॉन्ड बनाने में। लेकिन यहां पे क्या होता है, जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के बाद भी बाह्य कोश में ये इलेक्ट्रॉन का युग्म जोड़ा फ्री रहता है, तो इसलिए क्या होता है, इसके पास सी बात है, इसका तो कोई किसी काम नहीं आ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि आपके पास कोई चीज है जो आपके घर पे फ्री खड़ी हुई है और सामने वाले के काम आ सकती है वो, तो क्या आप मना कर दोगे, सी बात है, देना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ही करेगा, बॉन्ड बनाने के बाद क्या हुआ, इसके पास ये क्या है, जोड़ा इलेक्ट्रॉन का फ्री है, ये क्या करेगा, दे देगा। लेकिन क्या है, इस पूरे लिगेंड के अंदर ओनली एक दे रहा है, तो इसे बोलेंगे एक दंतुर। यहाँ पे देखो कौन कौन दे सकता है, ये एन दे सकता है, ये एन दे सकता है, तो दो दे सकते हैं ना, ये क्या हो गया, द्विदंतुर। अब देखो अगला एग्जांपल देखेंगे, अगला एग्जांपल क्या होगा, बहुदंतुर। बहुदंतुर का मीन्स इसमें दो से ज्यादा देंगे। अब N CH2 CH2 N H2 3, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे दो से ज्यादा होनी चाहिए, कहने का मकसद है यहां पे देने वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे एक होता है, यहां पे दो होते हैं, अगर दो से क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे तो किस में डाल दोगे आप, बहुतंत्र में। इसका मीन्स ये हो गया, एन से यहाँ पे क्या है, इतना तो जानते हो आप, इस एन से तीन ये जुड़े हैं, ये चैन कार्बन, ये चैन जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पे क्या है, CH2 CH2 NH2, समझ आया। यहाँ पे देखो CH2 CH2 NH2, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 CH2 NH2। अब देखो यहाँ पे कितने सारे, बहुत सारे हैं ना,
ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा, और ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन आपको लग रहा होगा देगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको आप क्या रहने ही दो, क्योंकि यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है, एक इफेक्ट लगता है, आपको जरूरत नहीं है। आपको तो ये पता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे नाइट्रोजन दिख रहे हैं और 2 से ज्यादा दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले, दिख रहे हैं ना, तो क्या होगा, ये यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे कितने 4, ये 4 नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना, तो ये क्या हो गया बहुतंत्र। हमने पढ़ा था अगर 2 से ज्यादा देंगे तो बहुतंत्र में डाल देंगे। समझ आ गए तीनों का एग्जांपल। अब आता है उभयतंत्र। उभयतंत्र होता है हमारा CN, क्या होता है CN, CN होता है। देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले तो 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन देने वाले क्या होते हैं, लेकिन डिफरेंट ये होता है कि यहाँ पे ये दोनों एक साथ इलेक्ट्रॉन देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ देते हैं, लेकिन यहाँ पे C भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और N भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन शर्त ये होती है अगर C इलेक्ट्रॉन देगा तो N इलेक्ट्रॉन, और अगर N इलेक्ट्रॉन देगा तो C इलेक्ट्रॉन। देखो अगर इस कंडीशन में बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, C, और आपने ऐसे भी तो देखा हुआ NC, तो इस टाइम यहाँ पे कौन दे रहा है, N। तो बात समझ में आ गया, तो तीनों आप चारों आपके समझ में आ गए होंगे। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो बोल दू, क्या लिखूं, बोल दू ना। अब देखो क्या एक तंत्र की क्या डेफिनेशन होगी, वे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु केवल क्या होता है, एक होता है। ठीक है, नहीं समझ आया, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु केवल एक होता है क्या होते हैं, एक तंत्र कहलाते हैं। द्वितंत्र में क्या होगा, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्या कहलाता है, द्विलीगेंड कहलाता है। बहुतंत्र में क्या लिखोगे, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु 2 से ज्यादा होते हैं, बहुतंत्र कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, फिर उभयतंत्र की डेफिनेशन लिखोगे, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु 1 से ज्यादा होते हैं पर दोनों परमाणु एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं देते। चारों की डेफिनेशन क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, रिवाइज कर दो एक बार। देखो एक तंत्र में क्या लिखोगे, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु 1 होता है क्या कहलाते हैं, एक तंत्र लीगेंड कहलाते हैं। द्वितंत्र में क्या लिखोगे, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु 2 होते हैं, द्वितंत्र लीगेंड कहलाते हैं। बहुतंत्र की डेफिनेशन लिखोगे, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु 2 से अधिक होते हैं, बहुतंत्र लीगेंड कहलाते हैं। उभयतंत्र की डेफिनेशन में क्या लिखोगे, ऐसे लीगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु 2 होते हैं पर दोनों परमाणु एक साथ इलेक्ट्रॉन युग्म दान नहीं करते। समझ आ गया, मेरा एग्जांपल मैंने लिखा दी। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब अगला करने वाले हैं हम उपसंयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या देखो बिल्कुल सिंपल है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। क्या करना है, उपसंयोजन संख्या का मतलब नाम से पता चल रहा है, उपसंयोजी बंधों की संख्या। ठीक है, पता नहीं चल रहा है, उपसंयोजन संख्या, तो उपसंयोजी है संख्या, तो क्या हो गया, उपसंयोजी बंधों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आप संकुल में लिख दो, है आपको पता है, आपको तो ये पता है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जांपल के लिए K4 और एग्जांपल एक ही का इसलिए उठा रहा हूं मैं ताकि आप डिसबैलेंस ना हो। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, आप इसको क्या बोलते हो, उपसंयोजी सत्ता बोलते हो ना। तो हम तो ये कह देंगे, ये पूरा क्या है, उपसंयोजी यौगिक है ना, तो हम तो सीधा कह देंगे कि उपसंयोजी यौगिक में उपसंयोजी बंधों की संख्या को ही उपसंयोजन संख्या कहते हैं, बात खत्म। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, उपसंयोजी यौगिक में, यौगिक
यौगिक में क्या, यौगिक में उप सहसंयोजी बंधों की संख्या ही क्या कहलाती है, ही उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। बात क्लियर। अब देखो यहाँ पे, और आपको पता है उपसहसंयोजी बॉन्ड कौन बनाता है, आपको पता है बहुत सारे जुड़े होंगे, क्या होगा, केंद्रीय धातु से बहुत सारे जुड़े होंगे, समझ लो उपसहसंयोजी बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखो केंद्रीय धातु ये तो सब आप सीख चुके हैं। और उपसहसंयोजी बॉन्ड कौन बना रहे हैं, 6 CN बना रहे हैं। उपसहसंयोजी बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 6। तो यहाँ पे क्या होगा, उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई, शॉर्ट में लिख रहा हूं, उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। सिंपल। एग्जाम्पल पूछे, लिख देना इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना, समझ में आ गया। जितनी उपसहसंयोजी बंधों की संख्या है वो क्या होता है, उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। और एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो ब्रैकेट होता है ना बड़ा वाला, इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, जितने नंबर आपको दिखे, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है, इसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है, वही उपसहसंयोजन संख्या है, क्योंकि इतनी उपसहसंयोजी बॉन्ड होंगे इसमें। बात करता हूं, नोट करो इसे। अब देखेंगे हम क्या, समन्वय मंडल। देखो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी तो डेफिनेशन होती है, ज्यादा आर्ट थोड़ी है, छोटी छोटी डेफिनेशन होती है। और आपको पता है एक परमाणु का एक ही उपसहसंयोजी यौगिक का एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप समझ सके इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उसी से ऐसी सी बात है। अब देखो क्या है, समन्वय मंडल। आपने कल कुछ पढ़ा था, याद करो, क्या पढ़ा था, उपसहसंयोजन सत्ता पढ़ा था ना, उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल भी उसी को बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने बोला एक ही एग्जांपल से इसलिए समझा रही हूं, आप बार बार डिसबैलेंस नहीं हो। अगर मैं बार बार अलग अलग एग्जांपल दूंगा तो क्या होंगे आप डिसबैलेंस होंगे बार बार। ये है, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, देखो अब क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु, ये तो सब बता चुका हूं मैं। इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है, लीगैंड। ठीक है, ये आपको पता है ना। इस पूरे को मिला के क्या बोलते हो आप, बड़े कोष्टक को उप सह संयोजन सत्ता, ये बोलते हैं ना, या समन्वय मंडल। और इसको क्या बोलते हैं, इसको समन्वय भी मंडल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, समन्वय मंडल भी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। इसको और बताना मुझे, इसको बोलते हैं पृथ्वी। जैसे यहां पे क्या है ना, तो क्या होगा, पृथ्वी आयन। क्या होगा, पृथ्वी आयन। आयन ये क्या है, इस टाइम परमाणु की फॉर्म में है तो क्या बोलोगे, पृथ्वी परमाणु होगा, ये पृथ्वी आयन। और आयन की फॉर्म में होगा तो जैसे देखो, समझ नहीं रहे आप, यहां पे जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा ना, कुछ इस टाइप से। और क्या होगा, ये क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। Fe क्या होगा, FeCN का 6। ठीक है ना, यहां पे कोई दिक्कत, ये ऐसे इस तरह से होगा ना। अब देखो क्या होगा, इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे बोलोगे पृथ्वी आयन, इसको क्या बोलोगे, केंद्रीय परमाणु, इसको क्या बोलोगे, लिंगैंड। उस पूरे को मिला के क्या बोलोगे, उपसह संयोजन सत्ता, या समन्वय मंडल भी इसी को बोलते हैं। या इसको क्या बोलते हैं, समन्वय, शॉर्ट में लिख दूं, समन्वय मंडल भी इसी को बोलते हैं। बात क्लियर है। देखो बस इतना याद कर लो, पूरे चैप्टर की डेफिनेशन इससे निकलनी है। ठीक है, बात समझ आ गई ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे, आपको क्या दिख रहा है, केंद्रीय परमाणु और क्या, लिंगैंड। इन दोनों को क्या होता है, एक बड़े ब्रैकेट या ग्रुप ब्रैकेट में लिखा जाता है, और इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, समन्वय सत्ता। अरे दिख नहीं रहा, मैंने बोला जो आपको दिख रहा है वही लिखना है। आपको क्या दिख रहा है, केंद्रीय परमाणु और लिंगैंड को एक बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं, और इन सबको क्या बोल रहे हैं, समन्वय सत्ता। यही बात हिंदी में लिखनी है, लिख दो। देखो क्या हम लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु, बा किसे, लिगैंड को, क्या होता है, बड़े ब्रैकेट में या गुरु ब्रैकेट में भी कहते हैं इसे, और तुम्हें पता भी है
गुरु क्या होता है? गुरु बड़ा ही होता है, बड़ा लिख दो या गुरु लिख दो। तो क्या होता है? बड़ा या गुरु कोष्टक में, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रैकेट को? कोष्टक में लिखा जाता है। ये तो तुम्हें दिख रहा है, सीधी सी बात है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है ना। और देखो इन सबको मिलाकर क्या बोल रहे हैं? समन्वय मंडल बोलते हैं। लिख देंगे हम, इन सब को क्या बोलते हो आप? समन्वय मंडल, समन्वय मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सिंपल डेफिनेशन ध्यान रखना, बस एक बार इसका डायग्राम बनाना, आप सबको लिख लेना इस तरह से, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फिर आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो। डेफिनेशन मैंने सब करा भी रखी, ठीक है, करा नहीं रहा हूं मैं, कुछ करा रखी, कुछ करा रही हूं, यहाँ पे नोट करो। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब करेंगे हम इंपोर्टेंट पॉइंट। कभी कभी ध्यान रखना, इसमें क्या करता है, इसमें मोस्टली वो एक काम करता है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन पूछता कैसे, इसमें क्वेश्चन पूछता है या तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो मैंने लिखा है, या फिर थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, एक साथ डाल देगा उसे। एक साथ कैसे कि एक दंतुर द्विदंतुर को उदाहरण सहित समझाइए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। और आपको पता है आईयूपीएससी तो 4 नंबर में पूछता ही पूछता है, ठीक है, 7 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर तो आईयूपीएससी हो गए, 3 नंबर में से छोटी छोटी डेफिनेशन पूछनी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, छोटी छोटी डेफिनेशन पूछेगा, आप कर लेना, बात करते हैं। अब देखो क्या होगा, प्रभावी परमाणु क्रमांक, यहां तक समझ आ गया। अब देखिए इसमें प्रभावी का मीन्स इफेक्टेड, अरे ये क्या है, प्रभावी मीन्स होता है इफेक्टेड, और ये होता है परमाणु मीन्स एटम, और क्रमांक मीन्स होता है नंबर, ठीक है ना। तो इफेक्टेड एटम नंबर, इसका मीन्स इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इफेक्टेड ए, और ए परमाणु है एटम से ए, ई, ए और एन, ठीक है ना। कभी ऐसे पूछे तो आप वहां पे एग्जाम में जाके देखो क्या है, तो इंग्लिश का शॉर्ट फॉर्म है इसका। एप इफेक्टेड का मीन्स क्या होता है, प्रभावी होता है, आपको पता है परमाणु को एटम्स बोलते हैं और क्रमांक को नंबर बोलते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, अब एक वैज्ञानिक थे सिडविक, क्या थे, सिडविक, उन्होंने बताया, अब आपको एक चीज दिख रही है, सिडविक ने क्या बताया, देखो यहां पे एक आपने सुना है परमाणु क्रमांक और एक सुना है, अब आप सुन ले प्रभावी परमाणु क्रमांक, दोनों में डिफरेंट है ना, प्रभावी लगा हुआ है, परमाणु क्रमांक आप समझ चुके हैं। प्रभावी परमाणु क्रमांक में क्या होता है, सिडविक ने इसके स्टेबिलिटी को देखा, यौगिकों की स्टेबिलिटी को बताने के लिए उन्होंने क्या दिया, एक रूल्स दिया, वो है प्रभावी परमाणु क्रमांक। जैसे पहले समझ लो थोड़ा, क्या अगर किसी में क्या हुए, अगर किसी में 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या होता है, वो स्थायी, 8 हुए तो क्या होता है, अस्थायी, लेकिन 10 हुए तो फिर स्थायी, और 18 हुए तो ये हो गया। आप देखो 36 हुए तो स्थायी, सब में स्थायी होता है, क्यों, क्योंकि ये सब अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक है। क्या है ये सब, अक्रिय गैसों के, मैंने समझाया था, अगर अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक बन जाते हैं किसी भी परमाणु के, तो वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अगर किसी का 2 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अगर किसी के 10 हो गए तो क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, अब उसने ये बताया, यही बताया था सिडविक ने कि इतने होगा तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी, इतना होंगे इलेक्ट्रॉन स्थायी, इतने होंगे इलेक्ट्रॉन स्थायी, इतने होंगे इलेक्ट्रॉन स्थायी। और किसकी बात चल रही है, बाह्य कोश की, बाह्य कोश की। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं यहाँ पे, K4FeCN6 एंड ये हो गया। अब आपको पता है यहां पे, आपको पता है यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इसने, Cn ने यहां पे इसको 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, क्या दिए हैं, क्योंकि यहां पे जोड़ा देता है, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन दिए ये समझा चुका हूं ऑलरेडी, 10 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और 26 क्या था इसका परमाणु क्रमांक था। इस टाइम टोटल कितने, 36, तो इसका मीन्स ये क्या होगा, स्थायी, क्यों, क्योंकि यहां पे इसको फॉलो कर रहा है, ये किसके,
किसके को? क्रिप्टॉन के भाई को, उसके इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। इसका मीन्स यहाँ पे किसे फॉलो कर रहा है? ये क्रिप्टॉन गैस बन गया। नई बात समझ में आई? इसका व्यवहार जो नेचर हुआ, 36 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होते ही जो क्रिप्टॉन गैस अक्रिय होती है उसके समान इसका नेचर हो गया, इसलिए वो स्थायी होती है तो ये भी स्थायी हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? अब देखो क्या है, इसे यही बताया था सेडविक ने कि अगर इतने इतने इलेक्ट्रॉन किसके, उसने बोला था कि लिंगैट के इलेक्ट्रॉन देने के बाद, लिंगैट के इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्य कोश में, वही क्या होता है? प्रभावी परमाणु क्रमांक होता है। बात समझ में आ गई? क्या बोला उसने? उसने बोला लिंगैट के इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे? उसे ही प्रभावी परमाणु क्रमांक बोलेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो इसकी वजह से ये क्या है, इसके प्रभाव की वजह से तो यह क्रिया हो गया, ये प्रभावी है नहीं है। अरे 36 नंबर इसके लिए क्या हुआ? इफेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये स्थायी हो गया, तो इसीलिए इसे बोलेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक। बात समझ में आ गई? अब क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन अगर लिखे तो कि हम, आपने ये तो देखा है लिंगैट से प्राप्त करने के बाद, ये क्या है? केंद्रीय है, केंद्रीय धातु परमाणु। धातु खाली ये बोल दो केंद्रीय धातु, ये बोल दो केंद्रीय परमाणु, या दोनों को मिलाकर बोल दो केंद्रीय धातु परमाणु, बात तो एक ही है। अरे ये क्या है? ये धातु भी है और ये परमाणु भी है और ये केंद्रीय भी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे केंद्रीय, केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु, परमाणु परमाणु पर किसे? लिंगैट से, लिगैंड से इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहला रही है? संख्या प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। बात क्लियर है ना? अरे तुम्हें पता है ये क्या है? केंद्रीय धातु है, और केंद्रीय धातु ने लिंगैट से प्राप्त करने के बाद जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन है उसे क्या बोल रहे हैं हम? प्रभावी परमाणु क्रमांक। ठीक है ना? अरे तो सिंपल ही है, सीधी बात है। ये नहीं तो बोल रहे हैं भाई देखो समझो अच्छे से, भाई ये क्या है हमारा? केंद्रीय धातु। इसने क्या किए? लिंगैट से क्या किए? इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। प्राप्त करने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 36। इन 36 इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हैं हम? प्रभावी परमाणु क्रमांक। ये तो लिखा हमने कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु पर लिंगैट से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो यहाँ पे आप करने वाले हैं इसका इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक वो होता है इसका आईपीएसी। लेकिन आईपीएसी से पहले एक पॉइंट और करना, ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या का यूज आईपीएसी में होता है। राइट? अब देखो क्या है, मैं एक क्या होता है आपको हिंट्स दे देता हूँ, आपको क्या करना है, एक आईपीएसी में कराता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, पहले मैं ऑक्सीकरण संख्या कराता हूँ आपको। ऑक्सीकरण संख्या आपको इजी पड़ेगी, मालूम है क्यों? क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग निकलती है, ऑक्सीकरण संख्या। आपको याद है आपने एक चीज निकाली थी, बिल्कुल सेम उसी की तरह निकलेगी, परमाणु भार। याद है? या अणु भार, अणु भार निकाला था ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह निकलेगी। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है हमें। ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन तो आपको पता है, अरे पता है ना, ये तो मैंने लिखा दी, लिखानी दी है, ऑक्सीकरण परमाणु वाले चैप्टर में कराई है, अरे वहां पे करा दी, यहाँ पे करा दी, बात तो एक ही है। तो ऑक्सीकरण संख्या की डेफिनेशन आप कर चुके हैं, सीधी सी बात है। अब देखो निकालना कैसे, जैसे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास K4 और FeCN6 इस तरह से कुछ है। ठीक है ना? अब आपको ध्यान रखना कि इनका जो यहां पे आप क्या लगाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या लगाएंगे, वो सिंपल सी ध्यान रखना आप, जितनी इनकी संयोजकता होती है वही इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। संयोजकता का मीन समझ रहे हो? Na कितने बॉन्ड बनाता है? एक, तो ऑक्सीकरण संख्या एक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या में आ गई? प्लस में। Cl कितने बॉन्ड बनाता है?
एक, तो ऑक्सीकरण संख्या एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए माइनस में। सिंपल तरीका है ना? अरे बिल्कुल, तो सिंपल है, सीधी सी बात है। बात समझ में आ गई ना? ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं? आपको देखना है कितने बॉन्ड बनाता है, और आपको पता है अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है और धातु इलेक्ट्रॉन देती है। तो धातु की निकालोगे तो आप क्या कर दोगे? प्लस लगा दोगे, अधातु की निकालोगे तो माइनस लगा दोगे। कोई दिक्कत? अब देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आप परमाणु बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे ना वो होते हैं, एटम्स होते हैं, आप उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जैसे के कितने परमाणु बाहर याद करना, बिल्कुल सेम, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 4 है तो क्या करते हैं, परमाणु बाहर में आप 4 को के से गुणा कर देते हैं। दोनों का मतलब ये है कि 4 लिखोगे इसका मीन्स भी क्या है, ये बता रहा है यहाँ पे पोटेशियम 4 है, और आपने लिख दिया 4 इंटू के, तब भी मतलब यही है कि पोटेशियम यहाँ पे 4 है। ठीक है, फिर प्लस लगाना है। यहाँ पे निकालनी है हमें किसकी? Fe की ऑक्सीकरण संख्या। किसकी निकालनी है? Fe की। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, एक्स मानोगे फालतू में ड्रामा होगा, तो मैं बोलता हूं कि आप ऐसे ही लिख दो, खुद ही निकल आएगी। Fe एक्स मानोगे फिर ये लगाओगे, फालतू में ड्रामा होगा। Fe की निकालनी है, Fe को ऐसे लिख दिया। फिर आप क्या करते हैं, हर परमाणु को, परमाणु भार में मैंने सिखाया था, हर परमाणु को उसके नंबर के साथ गुणा करते हैं, और जब एक को कर देते हैं तो प्लस का लगा के फिर दूसरे को करते हैं। याद है ना? बिल्कुल वही करें। देखो के को करा, के का काम खत्म, प्लस लगाया, Fe को करा, Fe का काम खत्म, अब क्या है? Cn। तो 6 इंटू क्या होगा? Cn। और आपको पता है अगर इसके चार्ज ऊपर कुछ होता है तो आपको वही चार्ज यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0, तो आपको लिखना है 0। क्लियर है ना? बराबर में क्या लिखना है आपको? जितना यहाँ पे चार्ज होगा इसके ऊपर पूरे ब्रैकेट के, तो 0 है तो 0 लिख दिया। अब जैसे क्या करते हैं, फिर दूसरे स्टेप में परमाणु अणु भार निकालते तो क्या करते हैं, उनका भार रख देते परमाणुओं का। यहाँ पे भार ना रख के ऑक्सीकरण संख्या रखनी है, इतना चेंज है, वरना सेम ही है। ठीक है, क्या करना है? के कितने बॉन्ड बनाता है भाई? आपको के एक बनाता है ना, तो के क्या है? धातु है ना, धातु का हमेशा काय में आता है? प्लस में। भाई के क्या है? सिंपल समझो, के क्या है? के कितने बॉन्ड बनाता है? एक, तो ऑक्सीकरण नंबर क्या हो गया? 1। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये है धातु, और धातु की ऑक्सीकरण संख्या काय में आती है? प्लस, तो हो गई +1। देखो कितना सिंपल है। Cl कितने बॉन्ड बनाता है? 1, तो ऑक्सीकरण संख्या हो गई 1। लेकिन यह अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है और लेने पे आता माइनस, तो हो गई -1। देखो इतना सिंपल है। तो यहाँ पे क्या हो गई? +1 हो गई। क्या हो गई? +1। Fe की तो लगानी नहीं है क्योंकि Fe की तो निकालनी है आपको। Cn की होती है -1। क्या होती है? -1 बराबर 0। देखो कितना सिंपल है। 1 से गुणा करोगे कितना आएगा? अरे यहाँ पे मैंने प्लस ना ऐसे मत लिखना, कभी कंफ्यूज हो जाओ, प्लस और गुणा है, मल्टीप्लाई में ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना। आपको कभी घर जाके आप भूल जाओ कि ये मल्टीप्लाई और प्लस का किस साइन कैसे लगा दिया, तो यहाँ पे प्लस शो कर रहा है इस नंबर के प्लस को, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 4 ही आएगा ना। +4 के साथ लिखो या मत लिखो, आपको 1000 बार बताया मैंने। Fe हो गया, Fe हो गया ना। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है? -6, और -6 इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा ना, तो -6 बराबर 0। अब देखो ये कितने हैं आपके पास? प्लस के 4, और ये कितने हैं? तो क्या बचा यहाँ पे? ऐसा मत करो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा करो, इसे सबको उधर लेके जाओ। क्या लेके जाओ? उधर। ये इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। ये किसका है? प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। आपको पता है 6 किसके हैं? प्लस के। 4 माइनस के, क्या बचा? फाइनली प्लस के 2 बचा। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई इसकी? +2। इतना सिंपल है इसका। ठीक है, बस उसका एटॉमिक नंबर लगाना। एक चीज ध्यान रखना, अगर पूरे का पूरा अणु कहीं पे होगा तो उसका ऑक्सीकरण नंबर 0 होता है। जैसे कहीं पे H2 है, क्या है कहीं पे? तो H2 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0। अरे H2 तो पूरा अणु है ना, H2 तो पूरा है, देखो H2 पूरा अणु तो है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? खुद दिमाग से सोचो, क्या ये बॉन्ड बना रही है? बॉन्ड बना रही है? नहीं ना। तो यहाँ पे फुल एटम्स जो वो अणु जो होता है हमारा, पूरे का पूरा अणु अगर कहीं पे आपको जुड़ा हुआ मिलेगा तो क्या होगा? उसका ऑक्सीजन नंबर 0 लेते। ठीक है, मैंने एक स्टेप इसका कॉन्सेप्ट सिखा दिया, आप करने की प्रैक्टिस करना। राइट, नोट करो इसे। अब करेंगे हम IUPAC। 3 टाइप के होते हैं ना, एक तो धनात्मक वाले, एक ऋणात्मक वाले और एक उदासीन वाले। अब क्या करेंगे हम? IUPAC, और आपको पता है कितना? 4 मार्क कंफर्म है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है।
बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, 4 मार्क कंफर्म आते हैं इससे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, धनात्मक किसका करना है, धनात्मक परमाणु वाले का आईयूपीएसी करना है। धनात्मक परमाणु का मतलब समझ लो, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है K4, किसका करना है, देखो यहाँ पे K4, और यहाँ पे किया था जिसे हम बार बार लेके चल रहे हैं, तो आईयूपीएसी नाम उसी का ना करें पहले, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको पता है ये क्या है, अरे धनात्मक परमाणु नहीं है, अरे पोटेशियम क्या है, धातु है, और आपको पता है ये क्या देती है, इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस पे क्या आता है, प्लस आता है। धनात्मक परमाणु हुई कि नहीं हुई ना, तुम्हें पता है अगर इसे तोड़ोगे तो क्या होगा, वैसी सी बात है कि प्लस बनाएगी तो क्या हो गया है, धनात्मक परमाणु, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है लिखने का, फॉर्मूला एकदम लगाओगे आप, एकदम नाम निकल जाएगा। तो पहले लिखेंगे हम, जैसे जैसे ये लगे ना देखो, तो उसी सीक्वेंस में कुछ इसका फॉर्मूला है। जैसे हम लिखेंगे पहले धनात्मक परमाणु का नाम, क्या लिखेंगे, धनात्मक परमाणु नाम, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखेंगे आप किसका, लिगेंड संख्या, क्या लिखेंगे, लिगेंड, बिल्कुल सही है, लिगेंड संख्या। और लिगेंड संख्या के बाद लिखना आपको लिगेंड नेम, क्या लिखना है, लिगेंड नाम। लिगेंड नाम का बाद फिर करना है आपको केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु, धातु लिख दो, परमाणु लिख दो, बात एक ही है, का नाम लिखना है आपको। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में लिखनी है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या मैंने अभी इसकी निकलवाई थी ना। देखो यहाँ पे धनात्मक, सबसे पहले धनात्मक कौन है, इसका, तो फर्स्ट पे नाम किसका लिखना है आपको, इसका लिखना है ना। देखो फर्स्ट में यही ना, फर्स्ट काम ये करना है आपको, फिर सेकंड काम ये करना है आपको, फिर थर्ड काम ये करना है आपको, ये हो गया ना। फिर फोर्थ काम आपको ये करना है, और फिफ्थ काम आपको ये करना है, ठीक है ना। फर्स्ट काम ये हो गया, फोर्थ काम क्या है, इसका नंबर लिखना, सेकंड काम, थर्ड काम क्या है, इसका नाम लिखना, और थर्ड काम इसका नाम लिखना तो है ना, थर्ड काम इसका नाम लिखना क्या है, और फोर्थ काम इसका नाम लिखना, ठीक है। और फिर 5 काम ऑक्सीकरण संख्या। बात समझ आ गई। अब के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे देखो ये है ना, तो लिखेंगे पोटेशियम, हो गया, पहला काम हो गया अपना। फिर क्या करें, लिंगेट संख्या, लिंगेट कितने यहाँ पे 6, तो 6 को क्या कहते हैं हम, हेक्सा कहते हैं ना। तो हमने लिखा प्लस हेक्सा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको लिखना है क्या, लिंगेट नेम। लिंगेट क्या है यहाँ पे, CN, और CN को क्या बोलते हैं, साइनो, क्या बोलते हैं इसको, साइनो। ध्यान रखना, ये यहाँ पे आप जब इसका रिवीजन करेंगे तो 6 से ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 आए। जैसे CN है, H2O है, और CO है, तो इनके नाम क्या है, आपको इनके नाम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। और एक बार सबके ऑक्सीकरण नंबर निकाल के जरूर देख लेंगे, आपको काम खत्म, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये हो गया, साइन हो गया, ये काम कर लिया आपने लिंगेट का नाम। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लगाना है। केंद्रीय धातु क्या है यहाँ पे, Fe, और Fe को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फेरेट, क्या बोलेंगे, फेरेट क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है, फेरेट है ना, फेरेट, ठीक है। फेरेट तब बोलते हैं जब ये ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि आयरन की 2 ऑक्सीकरण संख्या होती है, +2 और +3। जब +2 में लगता है तो क्या आता है, तो आता है फेरेट, और जब +3 में आता है तो आता है फेरस, ठीक है, याद रहेगा। अब यहाँ पे फेरेट हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ऑक्सीकरण संख्या। और ऑक्सीकरण संख्या अभी आपने निकाली थी, कितनी थी इसकी, याद है ना, 2, और 2 को लिखना रोमन। ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे काय में लिखोगे, रोमन अंक में, ठीक है ना। तो कितना है, 2 है ना। तो कोई जी कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना, इनके नाम जो है, CN को क्या कहते हैं, H2O को क्या कहते हैं, बस इनको याद कर लेना, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब इनको सबको जोड़ के लिख दो, तो क्या हो गया, पोटेशियम
हेक्सा साइनो साइनो फेरेट फेरेट सेकंड। बस देखो कितना सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं, बस ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, बात खत्म। और मैंने बोला क्या याद कर लेना, इनके नेम शक्ति याद कर लेना, ठीक है। और आपको पता है ये 15 से 20 है आईपीसी जो मोस्टली हर साल वही पूछी जाती है, ठीक है। मैंने पक्की करके ये क्लियर है। अब एक टाइप की कर लिए, सेकंड टाइप के आते हैं ऋणात्मक। कौन से आते हैं? ऋणात्मक। जैसे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ऋणात्मक का। पहले इसका हम एग्जांपल लिखेंगे क्योंकि एग्जांपल से तो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जांपल एफ ई, ठीक है, ये होगा और यहाँ पे होगा हमारा H2 और यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा इसका ब्रैकेट 1 और यहाँ पे होगा हमारा Cl और यहाँ पे होगा 3। अब देखो क्या है इसमें डिफरेंट समझना। डिफरेंट क्या है, पहले किया था हमने धनात्मक वाला और यहाँ पे कर रहे हैं हम ऋणात्मक वाला। फॉर्मूला देखो एक अभी याद हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल अभी याद हो जाएगा। देखो पहले इसमें क्या आया था, पहले धनात्मक परमाणु आया था तो पहले क्या करा था, धनात्मक परमाणु का नाम लगाया था। इसमें ऋणात्मक क्या आ रहा है सबसे लास्ट में, तो बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसमें धनात्मक पहले आया था तो धनात्मक का नाम पहले लगा देता, इसमें ऋणात्मक बाद में आ रहा है तो ऋणात्मक बाद में लगा देना, बाकी टोटल के टोटल सेम है। तो यहाँ पे कहां से स्टार्ट करेंगे, तुम्हें पता है धनात्मक वाले का नाम हटा दो फॉर्मूले में से, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, दोनों को कंबाइंड करके एकदम कंपेयर करके पढ़ना, 1 मिनट में याद हो जाएगा। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले हम करेंगे लिगैंड संख्या से, लिगैंड, क्योंकि लिगैंड संख्या से पहले धनात्मक वाले में क्या आया था, धनात्मक परमाणु का नाम, वो तो हटाना है, तो लिगैंड संख्या करनी है, फिर प्लस करना है आपको लिगैंड नाम, लिगैंड का नाम करना है आपको, फिर उसके बाद केंद्रीय धातु लिख लो, परमाणु लिख लो, ये मैं बता चुका हूँ। केंद्रीय परमाणु नाम, केंद्रीय परमाणु का नाम करना है, फिर उसके बाद आपको करनी है ऑक्सीकरण संख्या। क्या करनी है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सीकरण संख्या। फिर आपको करनी है ऋणात्मक परमाणु का नाम। क्या करनी है, ऋणात्मक परमाणु नाम। देखो है ना बिल्कुल सिंपल। क्या करा था, बस उसमें ये चेंज था पुराने फॉर्मूले में अपनों का कि यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ था, धनात्मक परमाणु का नाम, बस ये हटा दिया। इसका क्यों, क्योंकि इसमें पहले इसलिए लिखा था धनात्मक का नाम, क्योंकि धनात्मक देखो पहले, इसमें ऋणात्मक का नाम लास्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि ऋणात्मक लास्ट में। दोनों में ये अंतर है, पहले वाले में उस धनात्मक यहाँ पे लिखा हुआ था और इसमें क्या है, यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ। करें तो पहले आपको पता है ये निकालना पड़ेगा ऑक्सीकरण संख्या। क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण संख्या। मैंने बताया बिल्कुल सिंपल है, लगा दो एकदम। देखो जिसका निकालना रहने दो, क्या करें, अब आप क्या कर दो, प्लस कर दो। यहाँ पे H2 कितनी है, 6, तो H2 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस लगा दो। यहाँ पे Cl कितने हैं, 3, तो 3 से Cl की मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल ऊपर चार्ज कितना, 0, तो 0 लगा दो, है ना सिंपल। फिर ऑक्सीकरण नंबर, मैंने क्या बोला था कि अगर पूरा एटम्स होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। कितनी होती है, तो H2 कितनी होगी, 0 हो गई। लगा दो यहाँ पे Fe की तो निकालनी है हमें, प्लस 6, H2 कितनी आ जाएगी, 0, प्लस 3 और Cl की क्या होती है, -1, अभी बताया था मैंने। ये हो गए, 0 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पार्ट्स, ये पूरा पार्ट्स 0 हो जाएगा। तो प्लस क्या होगा, यहाँ पे 3 से इसकी करोगे तो क्या हो जाएगा, -3, और इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। चलो एक स्टेप और बढ़ा के लिख दो आपके लिए जो आपको इजी पड़े। ये हो गया, इस माइनस से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो Fe -3 बराबर 0, जब इधर जाएगा तो Fe बराबर +3, तो ऑक्सीकरण नंबर क्या आ गया, +3। अब देखो मैंने बोला था ना अभी, +2 में भी यूज होता है, +3 में भी यूज होता है। लगाओ इसका नाम क्या है, कितनी संख्या है, देखो 6 है ना, 6 को क्या बोलते हैं, अभी लगाया था। लिगैंड संख्या क्या है, हेक्सा हो गया, प्लस लिगैंड नाम क्या है, लिगैंड क्या है ये, H2, और H2 को क्या बोलते हैं, एक्वा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है आपका केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु का नाम क्या है इसका,
आयरन, आयरन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगाना है आपको, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण की संख्या कितनी आई है, 3, और काय में लगाते हैं, रोमन अंक में। तो 3 कैसे लिखते हैं, थर्ड। अब यहाँ पे क्या आता है, लास्ट में क्या आता है हमारा, ऋणात्मक परमाणु का नाम। ऋणात्मक परमाणु क्या है यहाँ पे, Cl, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्लोराइड है ना, सिंपल। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, जोड़ दो। हेक्सा, हेक्सा, एक्वा, एक्वा, आयरन, आयरन, थर्ड, क्लोराइड, है ना सिंपल। देखो इतना सिंपल है, बस क्या मैंने बोला, आप इनके ऑक्सीकरण नंबर जो यहाँ पे यूज होने वाले लिंगेट, ठीक है, आपको पता है लिंगेट का ऑक्सीकरण नंबर आपको देखना पड़ेगा ओनली। क्यों, क्योंकि आपको इनके ऑक्सीकरण नंबर ऑलरेडी पता है। अरे पता नहीं है इनके, Cl का कितना होता है, Na का कितना होता है, पोटेशियम की संयोजकता जितनी होती है इतनी होती है, ये आपको पता है। बस लिंगेट के एक बार ऑक्सीकरण नंबर देख लेना। इसका क्या याद करना है, लिंगेट का ऑक्सीकरण नंबर और लिंगेट का नाम आपको फोकस करके याद कर लेना, अच्छे से समझ के। बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। नोट करो। एक और बचा हुआ कौन सा, उदासीन वाले का, इसे नोट करो। अभी समझ आ गया। अब करेंगे हम लास्ट वाला, उदासीन वाला, ठीक है। कौन सा करेंगे, 3 टाइप के होते हैं ना, उदासीन। अरे ये तो तुमने सबने नोट कर लिया ना जी, ये शायद लास्ट वाले 2 में नहीं कराया मैंने जी, ठीक है, आप कर लेना। जैसे यहाँ पे लिखा उदासीन, तो पहले वाले में क्या कर लेना, धनात्मक, दूसरे में ऋणात्मक कर लेना, तीसरे में उदासीन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेना है हमें, क्या आपको दे रखा है एन, बड़ा ब्रैकेट, एन आई, ठीक है, और कोष्टक के अंदर है CO4, ये। तो तुम्हें पता है उदासीन में क्या होगा, उदासीन में बाहर कुछ नहीं होगा इसके, ना धनात्मक होगा इसमें, ना तुम्हें पता है धनात्मक का लगा होता आगे, ऋणात्मक का लगा होता है पीछे, ना इसमें धनात्मक होगा ना ऋणात्मक होगा, बस इसके अंदर तो बड़ा कोष्टक के अंदर जो भी होगा, इसीलिए इसे उदासीन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है, यहाँ पे देखो लिखने का तरीका क्या है। अरे आपको पता है, जब धनात्मक पार्ट था तो आपने धनात्मक लगाया था ना, जब ऋणात्मक पार्ट था तो ऋणात्मक लगाया था, जब धनात्मक ऋणात्मक नहीं है तो क्या कर दो, दोनों पार्टों को हटा दो, जो बीच का बचा हुआ है वो लिख दो, ठीक है। तो क्या आता है आपको पता, पहले क्या आता है अपना लीगेंड संख्या। अरे सिंपल है ना। अरे धनात्मक ऋणात्मक नहीं है तो साइडों वाले पार्ट हटा दो, दोनों जो बीच में लिखा है वो रहने दो। लिंगेंड संख्या, फिर उसके बाद लीगेंड नाम, लीगेंड नाम हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, केंद्रीय परमाणु नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी, आपको पता उदासीन तो ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगी, 0 आएगी, ठीक है। ऑलरेडी 0 डाल दो यहाँ पे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो लिंगेट संख्या कितनी, यहाँ पे 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। और यहाँ पे क्या है, लिंगेट क्या है, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, ठीक है ना, कार्बोनिल। आपको पता है केंद्रीय परमाणु क्या है यहाँ पे, निकिल, क्या है, निकिल। और वो आपको पता है ऑक्सीकरण नंबर कितना आएगा, क्यों, क्योंकि उदासीन है, सीधी बात है, कोई दिक्कत। 0 को आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, लगा देना और अच्छा है। अब ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे क्या होता है, डबल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, डबल आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है CR बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे हमारे पास NH3 का 3 और Cl3 का 3, Cl का 3, ठीक है। ये अब आपको पता है, अगर यहाँ पे आ जाए डबल, आपको पता है 2 क्या है, 2 लिगेंड है। करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लिगेंड संख्या लिगेंड नेम, लेकिन 2 होंगे तो दोनों के लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक था तो एक का लिखा था लिगेंड संख्या लिगेंड नाम, 2 होंगे तो दोनों के लिखोगे आप, ठीक है। लेकिन पहले किसका लिखेंगे बाद में किसका लिखेंगे, ये डाउट आ रहा होगा ना माइंड में, तो इसे लिखते हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट का मीन्स जैसे ABCD है ना, किसी का नाम ऐसा आता है, किसी का नाम C से आता है, तो किसका नाम पहले लिखोगे, ये वाले का ना, ऐसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये एमीन है, एमीन का ऐसे आता है, और ये क्या है, क्लोरो किससे आता है, तो पहले किसका नाम लिखोगे, एमीन का। करने का तरीका बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सेम ही है। क्या लिख दोगे आप, लिगेंड संख्या, लिगेंड कितना है
थ्री है ना, थ्री क्या आएगा, ट्राई। और इसका नाम क्या है, लिगेंड, क्या है इसका नाम, एमीन है ना। देखो इसका खत्म, अब मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पे भी कितना है, देखो थ्री, थ्री के लिए क्या आएगा, ट्राई। इसका नाम क्या है, Cl का क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। और केंद्रीय क्या है अपना, केंद्रीय क्या है अपना, क्रोमियम, ठीक है ना। लो बात करता, अगर दो होंगे तो दोनों का लिख दोगे, एक हो तो एक का लिख दो। बात समझ आ गई, ठीक है ना, अच्छे से करना। और हमारे चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आज क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसे टोटल अच्छे से